चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग करें एक बार। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार सभी को। और मेरी आवाज ऑडियो वीडियो आप तक प्रॉपर होगा। आई होप सभी को ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा होगा। एक बार ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, ओके है तो मुझे ओके कर दें सभी लोग। चलिए चलिए सभी बच्चे गुड ओके कह रहे हैं, फाइन कह रहे हैं। चलिए इसका मतलब सभी को मेरी आवाज ऑडियो और वीडियो प्रॉपर सुनाई दे रहा है। अब देखिए चैट वाले सेक्शन को एक बार बंद कर दिया है, चैट बाद में ही लेंगे अपन, ठीक है। आइए, आज कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था लॉ का कि भाई आपको जो लॉ है, लॉ के सिलेबस में क्या क्या आपके आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें कितने मार्क्स की आएंगी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, शुभारंभ करेंगे सी इंटर लॉ का, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 का आज हमारा लेक्चर नंबर डियर क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। तो चैप्टर 8 सर कौन सा है? चैप्टर 8 बिल्कुल बेटा, चैप्टर 8 मैंने आपको कल बताया भी था, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का देखिए चैप्टर है हमारा, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आई होप बच्चों ने हार्ड कॉपी भी जो एमसीसी की तरफ से आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी गई थी उसकी आपने प्रिंट आउट करवा लिया है। नहीं करवाया तो आई होप सॉफ्ट कॉपी सभी के पास होगी, और यदि सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो हम आप हार्ड कॉपी नहीं है तो उम्मीद करते हैं जल्दी आप हार्ड कॉपी निकलवा ले, क्योंकि हार्ड कॉपी से ही प्रॉपर तरीके से देखिए स्टडी हो पाती है। सर वो बात बिल्कुल आपकी सही है, हार्ड कॉपी से ही प्रॉपर तरीके से स्टडी हो पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का चैप्टर, ठीक है। चलिए आइए, तो चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड सभी को मिल गया होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो एक बार मैं इसका नाम लिख देता हूं, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो डियर हम देखते हैं ये पूरा जो चैप्टर है वो डिविडेंड पर बेस है, तो हम देखते हैं व्हाट इज डिविडेंड, आखिर डिविडेंड होता क्या है। वैसे डिविडेंड आई होप सबको पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आई उम्मीद करता हूं डिविडेंड आपको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। देखिए डिविडेंड क्या है, जनरल मीनिंग आपको मैं बता रहा हूं, लॉ के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे अभी। जनरल मीनिंग है कि डिविडेंड कोई भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन परसेंटेज, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। उसी को हम डिविडेंड कहते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपन यदि मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसी को हम डिविडेंड कहते हैं, उसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। अब देखिए जनरल लाइफ में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, ऐसा अमूमन देखा जाता है वो प्रॉफिट पूरा का पूरा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। क्यों सर, पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जाता? बेटा पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कंपनी के पास तो रिजर्व में कुछ पैसा ही नहीं रहेगा। अब कोविड-19 जैसी इमरजेंसी आ गई जहां पे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही, तो कुछ इमरजेंसी के लिए हम पैसा अपने पास रखें या नहीं रखें। अच्छा, सारा प्रॉफिट यदि मान लीजिए मेंबर शेयर होल्डर को दे देंगे तो कंपनी अपने आप को ग्रो कैसे करेगी, एक्सपांड कैसे करेगी? कंपनी अपने आप को ग्रो करेगी, एक्सपांड करेगी, तो उससे इन्वेस्टर को और ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा तो थोड़ा बहुत डिविडेंड लेके खुश हो जा, ठीक है, और ऐसा शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी यदि कंपनी ग्रो करेगी। तो जनरली जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसमें से कंपनी केवल कुछ पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बाकी कुछ पार्ट फ्यूचर में आने वाली कंटीजेंसीज के लिए या फ्यूचर में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने पास रिटेन रखती है, ठीक है। तो जो पार्ट प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गाइस, उसी को बताइए हम क्या कहते हैं? उसी को डियर हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। ठीक है, पढ़ना अपन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का चैप्टर पढ़ना अब शुरू करते हैं। हाँ सर बिल्कुल हम शुरू करते हैं। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो चैप्टर है हमारा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपके जो है वो सेक्शन 123 से लेके 127 तक की सेक्शंस यहां पर कवर्ड है, ठीक है।
ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, टोटल 5 सेक्शंस का, 5 सेक्शंस का ही ये चैप्टर है। अच्छा सर, हाँ बेटा 5 सेक्शंस का ही चैप्टर है। देखो चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 और 2 है, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेके 22 तक है। ऐसे अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग चैप्टर बनाया हुआ है। तो सेक्शन 123 से लेके 127 तक की जो सेक्शंस हैं वो डिविडेंड पर हैं, तो उसको ग्रुपिंग करके उसका एक डिविडेंड नाम का चैप्टर बना दिया, जिसका नाम रख दिया डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डियर इस चैप्टर में देखिए शुरुआत में 8 पॉइंट पेज नंबर जो है हमारा, आपको मैं बता दूं 8.7 पे सभी लोग आएंगे। यहां से सेक्शन 123 स्टार्ट हो रही है। अच्छा सर उससे ऊपर वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो बाद में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको अपन बाद में लेंगे। अभी एकदम फ्रेश सेक्शन से शुरू करेंगे। 123 से लेके 127 तक की सेक्शंस 8.7 से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये जो टॉपिक नंबर 3 है हमारा, एक बार आप देखेंगे टॉपिक 3 है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 123 से लेके 127 तक की सारी सेक्शंस कवर करेंगे, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऊपर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा सर ओके, चलिए आइए। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। एक बार पेज नंबर वापस मैं रिपीट कर देता हूं, सभी प्यारे दोस्त मेरे 8.7 पे आएंगे। सर बिल्कुल हम पेज नंबर 8.7 पे आ चुके हैं, और सेक्शन 123 एक बहुत बड़ी सेक्शन है जिसमें डिफरेंट वेरियस प्रोविजंस है। ऐसा नहीं कि कोई एक दो प्रोविजन है, अलग अलग बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो सेक्शन 123 का देखिए सबसे पहला जो प्रोविजन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये टॉपिक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो उसके देखिए ये 4 सोर्स हैं, ए बी सी डी। दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सर सोर्सेज का मतलब क्या होता है? डियर सोर्सेज का मतलब होता है डिविडेंड कहां कहां से आप दे सकते हो, कौन कौन से वो रिजर्व हैं, प्रॉफिट हैं, जिनका यूज करके हम डिविडेंड दे सकते हैं शेयर होल्डर को, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। एक बार देखिए, आप लिखिएगा नहीं, मैं जो लिख रहा हूं वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है, तो आपको ये बुक से ही पढ़ना है। तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 123 का जो सबसे पहला टॉपिक आएगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरेटिकल टॉपिक आपके आ सकता है, वो है सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के क्या क्या सोर्स हैं, चलिए आइए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला सोर्स है प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। गाइस डिविडेंड डिक्लेयर करने का सबसे पहला सोर्स है करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। सर कैसे? मान लीजिए ये हमारी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इस XYZ लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर हमारा 90 और 20 अभी गया है। इस ईयर में कंपनी को मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 90 और 20 के लिए कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। तो क्या ये डिविडेंड मान लीजिए 90 और 20 का जो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है इसमें से दे सकती है या नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। यानी करंट ईयर के लिए आप प्रॉफिट देना चाह रहे हो, 19 और 20 एंड हो गया, उसके लिए आप प्रॉफिट देना चाह रहे हो, तो उस करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हो। तो सबसे पहला सोर्स क्या हो गया? मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। करंट ईयर के प्रॉफिट से सबसे पहले हम डिविडेंड दे सकते हैं। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए अब ICAI ने क्या लिख रहा है, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें लिखा हुआ है बट प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। सर ये क्या भारी बात लिख दी इन्होंने, प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। डियर सबसे पहले इन्होंने बोला कि आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हो, बट वो जो डिविडेंड जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। सर ये बात जरा समझ में नहीं आई, ये आप हमें एग्जांपल देके समझाइए। बिल्कुल बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए डियर क्या होता है, कंपनीज कई बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर जाती है, ठीक है। सर कैसे कर जाती है मैनिपुलेशन? जैसे फ्रेंड्स ये कंपनी का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर डियर कंपनी का ये जो रेवेन्यू साइड है, इसमें 1000 करोड़ रुपीस की कंपनी की रेवेन्यू है। अब ये जो एक्सपेंडिचर साइड है, इस एक्सपेंडिचर साइड में 950 करोड़ रुपीस के एक्सपेंडिचर हैं,
और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है गाइस 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड देना चाहती है, यानी 50 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहती है, बिल्कुल दे सकती है। लेकिन कंपनी मैनिपुलेशन क्या करती है, कंपनी का यदि कंपनी अपनी असेट पर डेप्रीशिएशन चार्ज करती तो डेप्रीशिएशन का फिगर 100 करोड़ रुपीस आ रहा है, 100 करोड़ रुपीस डेप्रीशिएशन का फिगर आ रहा है। अब कंपनी ने क्या किया, डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है कि किसी को पेमेंट तो करके आना नहीं होता है, कंपनी ने डेप्रीशिएशन चार्ज ही नहीं किया अपनी असेट पे, चार्ज नहीं किया, तब जाके प्रॉफिट 50 करोड़ रुपीस आया है। क्योंकि कोई हल्ला करने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो किसी को कैश में पे करना नहीं होता, इसलिए डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया। यदि डेप्रीशिएशन 100 करोड़ रुपीस का यहां चार्ज हो जाता तो प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता, क्या फिर डिविडेंड दे पाती कंपनी? नहीं दे पाती। तो कंपनी अपनी इमेज इन्वेस्टर के सामने अच्छा रखने के लिए कि हमारी कंपनी में और लोग पैसा लगाएं, ठीक है, हमारी गुडविल मार्केट में बनी रहे, कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जानबूझ के मैनिपुलेशन करके देखो प्रॉफिट शो कर रही है। और वो प्रॉफिट कैसे शो कर रही है, डेप्रीशिएशन नहीं प्रोवाइड करके, डेप्रीशिएशन नहीं चार्ज करके, जबकि डेप्रीशिएशन चार्ज करती तो प्रॉफिट होता ही नहीं, लॉस हो जाता। इस तरह की घपलत, इस तरह के मैनिपुलेशंस कंपनी कर सकती है, तो हमारी सरकार कहती है ऐसा कोई नहीं कर सके, इसलिए स्पेसिफिकली हमने लॉ में लिख दिया कि आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन वो जो प्रॉफिट हैं डियर वो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने के बाद में आने चाहिए। और आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन भी अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2 होना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, आप अकाउंट्स के क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हो, डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो, तो वो तो वहां पर रेट दिया हुआ रहता है बुक्स आपके क्वेश्चन में, फर्नीचर पर इतना चार्ज करना है, बिल्डिंग पर इतना करना है, ऐसा होता है नहीं होता। लेकिन डियर आप मुझे एक बात बताओ सारे लोग, अब वो बात ये है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कंपनी का डायरेक्टर अपनी मर्जी से कर लेता है? नहीं बेटा, आपको पता है कंपनीज एक्ट में देयर आर टोटल 7 शेड्यूल्स, कंपनीज एक्ट में टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, शेड्यूल 3 जो है वो बैलेंस शीट और पी&एल का जो फॉर्मेट है ना, जो बड़ा वाला बैलेंस शीट पी&एल बनाते हो, वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है। वैसे ही शेड्यूल 2 जो कंपनीज एक्ट की है उसमें अलग अलग असेट्स के लिए अलग अलग डेप्रीशिएशन की रेट्स बताई हुई हैं। तो रियल लाइफ में जैसे बिल्डिंग पे अपने को डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो शेड्यूल 2 ओपन करते हैं, अपन देखते हैं बिल्डिंग की क्या रेट बताई हुई है, उस रेट से डेप्रीशिएशन लगाते हैं। फर्नीचर पे किस रेट से लगाते हैं, जो शेड्यूल 2 में फर्नीचर की रेट्स बताई हुई है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी डेप्रीशिएशन कल को डायरेक्टर बोल दे, लो डेप्रीशिएशन ही तो चार्ज करना है, मैं 1 करोड़ रुपीस का डेप्रीशिएशन क्या कर लेता हूं, चार्ज कर लेता हूं, और 49 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आ गया, तो अरे डायरेक्टर सावधान हो जा, तू अपनी मर्जी से डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं कर सकता, डेप्रीशिएशन जो है वो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। सर अब हमें ये बात समझ में आ चुकी है, तो आई होप सबको पहला पॉइंट समझ में आ चुका है। सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में व्हाट आर द सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नंबर 1 क्या है, आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स, बट पूरा लिखना है बेटा, सीए बनना है तो पूरा लिखना है, सीए बनना है तो सीए के हिसाब से आंसर देना है, बीए के हिसाब से आंसर नहीं देना। आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, और वो डेप्रीशिएशन भी किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। सर हमें अब ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है। चैट में देख रहा हूं लगातार मैसेज आ रहे हैं, बेटा चैट लेने लग गया तो मैं चैट ही पढ़ता रह जाऊंगा, ठीक है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप मुझे बोलने दें, फिर मैं आपको बोलने का भी मौका दूंगा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अच्छा सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड डियर इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स। देखिए इसमें सेकंड एक तरह से ये आ जाएगा आउट ऑफ, एक तो डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोर्स हो गया आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट, सेकंड है आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। सर ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स वाली बात समझ में नहीं आई बेटा। देखिए क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 की में एक कंपनी है मान लीजिए एक्स लिमिटेड, बिकॉज ऑफ कोविड-19 बेटा, कोविड-19 की वजह से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बहुत तगड़ा लॉस लग गया, मान लीजिए 500 करोड़ रुपीस, 500 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। कंपनी को बने हुए मान लीजिए 25-30 साल हो गए, मान लीजिए अराउंड 30 इयर्स पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, और जब से कंपनी बनी है तब से कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हुए हैं,
कंपनी के रिजर्व में खूब पैसा पड़ा हुआ है, करंट ईयर में लॉस लग गया, अब 19 और 20 के लिए कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे नहीं तेरे को देख करंट ईयर में लॉस हुआ है तो तुम काय का डिविडेंड दे रहे हो? नहीं, लॉ बोलता है ऐसा नहीं। करंट ईयर में लॉस है, आप फिर भी डिविडेंड देना चाहते हो, कैन द कंपनी डू सो? आंसर इज यस, क्योंकि हम कहते हैं आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड दे सकते हो। अभी देखो, ऐसा कोई बिजनेसमैन है, सपोज करो उसको करंट ईयर में लॉस लग गया, तो बताओ क्या गाड़ी है तो गाड़ी मेंटेन करना छोड़ देगा, खाना खाना छोड़ देगा? अरे मेरे पास पुराना बहुत सेविंग है, पुराना बहुत पैसा है, उससे मैं कर सकता हूं मेंटेन। तो वैसे ही करंट ईयर में लॉस है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं दे सकते, बिकॉज लॉ कहता है प्रॉफिट देने का एक सोर्स ये भी है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन इसमें भी वही बातें आएंगी, आप जिस ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हो प्रीवियस ईयर के, उस ईयर का डेप्रीशिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने वाले जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हुए हैं वो विदाउट चार्जिंग डेप्रीशिएशन किए हुए हैं, नहीं। यदि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे रहे हो डिविडेंड तो उस ईयर का डेप्रीशिएशन भी आपको शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज करना पड़ेगा। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे सकते हो, बट आपको उस ईयर का जो डेप्रीशिएशन है शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग वो चार्ज करना पड़ेगा। फिर जो रिमेनिंग आपके पीएनडल में या जो रिजर्व में बैलेंस है उसी से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आई होप गाइस बात सबको समझ में आ चुकी है। और देखो इसमें ये एक नोट लिखा हुआ है, इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली फ्री रिजर्व एंड नो अदर रिजर्व आर यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका डिटेल में डिस्कशन नीचे आ जाएगा। अभी एक लाइन ध्यान रखो, पुराने रिजर्व पुराने प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं तो वो ओनली फ्री रिजर्व होने चाहिए। फ्री रिजर्व के अलावा कोई और रिजर्व का यूज डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता। अभी देखेंगे फ्री रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है। बाकी रिजर्व और कौन से होते हैं जिनमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि डिविडेंड देने के अभी 4 सोर्स हैं, एक तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दे दो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे दो। चलिए तीसरा सोर्स कौन सा है? तीसरा है बोथ ए एंड बी। सर बोथ ए एंड बी कैसे हो गया? ए एंड बी मतलब बोथ ये और ये, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से और साथ ही साथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स में से। तो सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बेटा ये ऐसे संभव हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में आपको प्रॉफिट होता है 100 करोड़ रुपीस का, 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है। चैट देखिए लगातार मैसेज आ रहे हैं, बेटा एक बार मैसेज नहीं करें, मैं आपको जब बोलूंगा आपको टाइम दूंगा तभी आप मैसेज करना। प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीस का आ रहा है और आप डिविडेंड देना चाहते हो, कितने रुपए का आप डिविडेंड देना चाहते हो? 200 करोड़ रुपए का डिविडेंड देना चाहते हो। क्या ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल। आप करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीस दे दो और बाकी जो 100 करोड़ रुपीस आपके पास में कम बचता है वो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ बोथ, यहां पर मैं 1 एंड 2 लिख दूं क्योंकि हमने 1 एंड 2 लिखा है, तो आप आउट ऑफ बोथ ए एंड बी या आउट ऑफ 1 एंड 2, तो वहां से आप कर सकते हो। आई होप इतना समझ में आ गया तीसरा सोर्स। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो डिविडेंड डिक्लेयर करने का फोर्थ सोर्स है वो है प्रोविजन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। सर ये क्या पॉइंट आ गया? प्रोविजन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई प्रोविजन कर रही है मनी का? हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार सरकार जो है वो क्या करती है कि यार इकोनॉमी की हालत खराब है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो एक कोई कंपनी बनती है नई नई, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि इस कंपनी में लोग पैसा लगाएं, तो गवर्नमेंट लोगों को बोलती है कि आप इस कंपनी के शेयर्स ले लो, हम आपसे वादा करते हैं ये कंपनी आपको लगातार इतने साल इतना इतना % डिविडेंड देगी। अच्छा कल को आप बोलोगे, अच्छा मोदी जी मान लो आपको ऐसा वादा करते हैं, आप नरेंद्र भाई को बोलते हो अच्छा मोदी जी आप एक बात बताओ कंपनी को लॉस हो गया तो मोदी जी बोलते हैं मैं कंपनी को पैसा दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं कंपनी को पैसा दूंगा, यदि लॉस हो गया उस पैसे से आपको डिविडेंड देगी कंपनी, तो डिविडेंड तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आप बताओ कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी इन्वेस्टर्स को कि भाई कंपनी यदि डिविडेंड नहीं दे पाई तो हम कंपनी को पैसा देंगे, उससे कंपनी डिविडेंड दे देगी, ठीक है। अच्छा सर वास्तव में ऐसा होता है?
बेटा ये केवल बुक में ही लिखा हुआ होता है, सरकार आपको पता है पैसा कभी देती नहीं है, पैसा लेना ही जानती है सरकार, वो लिखने को लिख दिया। तो कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर को ऐसा अश्योरिटी दिलाने के लिए कि आप तो पैसा लगाओ, ये डिविडेंड देगी कंपनी आपको 100%, इतना मिनिमम डिविडेंड मिलेगा इतने साल तक, कंपनी को लॉस हो गया तो हम कंपनी को पैसा देंगे, उस पैसे से कंपनी आपको डिविडेंड देगी। तो चौथा सोर्स कंपनी के पास क्या हो सकता है, चौथा सोर्स हो सकता है आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड, कंपनी को मनी दी है, किसने प्रोवाइड की है, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ गारंटी गिवन बाई, उस गारंटी की वजह से कंपनी ने गारंटी दे रखी थी, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी, उस गारंटी की वजह से गवर्नमेंट ने कंपनी को पैसा दिया, उस पैसे से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। आई होप बात सबको समझ में आ चुकी है। सो दीज आर द 4 सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो एग्जाम में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब आप यही बोल रहे होंगे सर ये तो हम बिल्कुल आसानी से कर देंगे। एक बार सारे लोग, एवरीवन मेरे साथ क्विक रिवीजन करेंगे। What are the sources for declaration of dividend? नंबर 1 क्या है, आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, और वो भी इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। सेकंड, आउट ऑफ previous financial year profits but after providing depreciation in accordance with schedule 2। एंड देन क्या है, बोथ ए एंड बी, कि आप जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उससे कहीं ज्यादा आप डिविडेंड देना चाहते हो तो थोड़ा करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दो, थोड़ा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे दो, तो बोथ ए एंड बी। एंड लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें देखो लिखा हुआ है मनी प्रोवाइडेड, कंपनी को पैसा दिया है, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट, कि कंपनी को जो है वो गारंटी दी है, किसने, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, और उस गारंटी के तहत कंपनी को कोई पैसा मिला, उससे भी डिविडेंड दिया जा सकता है। तो आई होप सबको ये बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए अगले, अब इसके ये जो लाइन ड्रॉ करके जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। वैसे भी इसमें फ्री रिजर्व की डेफिनेशन है जो ऑलरेडी नीचे बताई हुई अपनी, ठीक है। ऐसा लाइन ड्रॉ करके फुटनोट में जो लिखते हैं वो नहीं पढ़ना आपको। अच्छा, अब कमेंट देखो, मैंने आपको कहा था बेटा चैट आप नहीं करें, क्योंकि मैं फिर ऐसा मेरे मन में रहता है पता नहीं क्या हो रहा है, इतना मैसेज क्यों कर रहे हो आप। मैंने आपको कहा है मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का। अब पेज नंबर जो 8.8 है हमारा, सभी प्यारे दोस्त मेरे ध्यान दें, पेज नंबर जो हमारा है 8.8, ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 8.8 है। इस पर कुछ 3 नोट लिखे हुए, नोट 1, नोट 2 और नोट 3। ये नोट आपको याद नहीं करने, ये नोट थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए आईसीआई ने बताए हुए हैं, ठीक है। ये नोट आपको याद नहीं करने डियर, ये नोट क्लैरिटी लाने के लिए आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेके आनी है तो सिर्फ आपको पढ़ने हैं ये नोट, कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कोई केस स्टडी इनके बेसिस पे बन सकती है, ठीक है। चलिए नोट पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए पहला नोट, उसके बाद में मैं चैट की तरफ चलूंगा, ये 3 नोट पढ़ के देखिए। पहला नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 है, नोट 1 है कि डिविडेंड डिक्लेयर, ध्यान से सुनना, यदि आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है। नोट नंबर देखिए 1 पे मैं जरा चर्चा कर लेता हूं। नोट नंबर 1 पे जरा एक बार मैं नजर डाल लेता हूं, जरा चर्चा करते हैं। हमको मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 हमारा रिसेंट गया है, उसको करंट फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। उसमें क्या होता है, हमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी बोलती है इस प्रॉफिट में से हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है भाई, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ाई है। लेकिन कंपनी को प्रीवियस ईयर में कुछ लॉसेज हुए हैं, पुराने ईयर में कुछ लॉसेज हैं, और आपने कई बार देखा होगा लॉसेज कंपनी राइट ऑफ नहीं करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है लॉसेज को। बैलेंस शीट में कई बार लिखा हुआ रहता है ना लॉसेज, की आने वाले सालों में हमें जब प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम लॉस राइट ऑफ करेंगे, ऐसा होता है। आपने देखा होगा 11th-12th में भी कहीं बैलेंस शीट में पुराने लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं पिछले ईयर के, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर के लॉसेज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कितने रुपए के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, पुराने सालों में आपको 200 करोड़ के लॉस लगे थे और कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन है कुछ पुराने ईयर्स का, अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, पुराने ईयर्स में कुछ डेप्रिसिएशन आपने असेट पे चार्ज नहीं किया, बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए ही आप प्रॉफिट निकालते रहे, आपको पुराने ईयर के हिसाब से 100 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था और आपने नहीं किया। तो यदि करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, पुराने प्रीवियस ईयर के जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो आप पहले राइट ऑफ करो, और प्रीवियस ईयर में यदि आपने कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है उसको आप पहले इस प्रॉफिट में से प्रोवाइड करो। यानी 1000 करोड़ रुपीस का करंट ईयर का प्रॉफिट है तो लॉ बोलता है नहीं नहीं, एक तरफ तो बैलेंस शीट में लॉस नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ तुम डिविडेंड दोगे, ना बेटा ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के जो लॉसेज हैं वो आप 200 करोड़ के इसमें से राइट ऑफ करो, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किए थे वो चार्ज करो। बाद में जो 700 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आएगा, इस 700 करोड़ रुपीस में से ही आप डिविडेंड दे सकते हो। आई होप आपको पहले नोट में क्लैरिटी आ चुकी होगी। अब आप आईसीआई के शब्दों में पढ़ के देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो आपके कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेज हैं और जो डेप्रिसिएशन है जो आपने प्रीवियस ईयर में नहीं प्रोवाइड किए हैं, उनको आपको करंट ईयर के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना पड़ेगा। उससे जो प्रॉफिट निकलता है वही प्रॉफिट आप डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हो। आई होप गाइज आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। सर हमें समझ में आ चुकी है, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट, नन्हे मुन्ने प्यारे और साथ ही साथ इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको बात समझ में आ रही है। चलिए अब नोट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सर बिल्कुल नोट 2 पर हम चर्चा करने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, देखना चाहते हैं नोट 2 में क्या लिखा हुआ है। तो नोट 2 एक बहुत ही अद्भुत बात बोलता है। नोट 2 क्या कहता है जरा देखिए, एक बार मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ है, इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, any change in carrying amount of an asset or of liability on measurement of asset or liability at the fair value shall be excluded। ये क्या लिख दिया इसमें डियर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कोई भी नोशनल गेन है, कोई भी अनरियलाइज गेन है, असेट को रीवैल्यू करने के कारण कोई आपको गेन हुआ है, या असेट और लाइबिलिटी के अमाउंट को आपने मेजर किया फेयर वैल्यू पे, उसकी वजह से कोई गेन हुआ है, उसको हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मानेंगे, यानी उससे हम डिविडेंड नहीं दे सकते। सर बात जरा समझ में नहीं आई, बात जरा ढंग से समझ में नहीं आई। चलिए चर्चा करते हैं, इसको भी समझाते हैं। बेटा एक बात बताओ आप मुझे, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL, ठीक है, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके फाउंडर थे मिस्टर धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने ईयर 1980 में एक लैंड परचेज की कंपनी के लिए। कहां पर परचेज की बेटा? अंधेरी में एक लैंड परचेज की। कितने रुपए की? 2 करोड़ रुपए की। अंधेरी बेटा रात वाली अंधेरी नहीं, मुंबई में एक पोश एरिया अंधेरी, वहां पर उन्होंने लैंड परचेज की। अच्छा सर, हाँ अब आप मुझे बात बताओ, क्या 2020 में आफ्टर 40 इयर्स क्या वो लैंड 2 करोड़ रुपए की रहेगी? मुंबई में तो प्राइस किस तरह से इन्फ्लेट हुए मैं बता नहीं सकता, उस लैंड की वैल्यू कम से कम आज 200 करोड़ रुपए होगी। बिल्कुल सही है। अब देखिए मुकेश अंबानी क्या कहता है, अरे यार हमारी बैलेंस शीट में साला जो लैंड है वो कॉस्ट पे करते हैं हम अकाउंटिंग, 2 करोड़ रुपीज आ रही है, औकात हमारी 200 करोड़ है। इन्वेस्टर सोचता है 2 करोड़ की पार्टी, हमारी औकात 200 करोड़ की, उसे पता तो चलना चाहिए हमारी औकात 200 करोड़ की है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, अपनी असेट को रीवैल्यू करती है, ताकि इन्वेस्टर को पता तो चले हम कितने रुपए की पार्टी हैं, ठीक है। इसलिए कंपनी असेट को रीवैल्यू करती है। और असेट रीवैल्यू आपने कभी की होगी, अकाउंट्स में एंट्री की होगी, किया है ना आपने, ऐसा करते हो आप, असेट्स अकाउंट डेबिट, कितना 198 करोड़ रुपीस से असेट हम इंक्रीज कर देंगे टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 198 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब बेटा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कंपनी को एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया 198 करोड़ रुपीस का। डियर आप मुझे बात बताओ कि क्या ये 198 करोड़ रुपीस का जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, क्या ये अनरियलाइज्ड गेन है या नहीं है? क्या वास्तव में कंपनी ने रियलाइज कर लिया? क्या वास्तव में कंपनी के पास में प्रॉफिट आ गया क्या? ना बेटा ना, ये केवल इमेजिनरी है, अपन ने बुक्स में किया है।
ये अनरियलाइज्ड गेन है। क्या ये नॉशनल गेन है या नहीं है? यस, ये नॉशनल भी वही कि जो हमने रियलाइज नहीं किया, ठीक है, एक तरह से बुक्स में हमने केवल रिजर्व क्रिएट कर लिया। ये असेट रीवैल्यूएशन करने के कारण रिजर्व क्रिएट हुआ है। ये हमने असेट और लाइबिलिटी के को फेयर वैल्यू पर लेकर आए, उसकी वजह से रिजर्व क्रिएट हुआ है। तो डियर उसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, वो रिजर्व कभी भी प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये बताओ हमें ये क्यों नहीं माना जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए? आखिर इस रिजर्व से हम डिविडेंड डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? बेटा लॉ कहता है वास्तव में आपकी औकात इतनी है, आप 200 करोड़ रुपीस की आपकी एसेट है, 190 करोड़ रुपीस का आपको प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट वास्तव में आपने अर्न किया है? क्या वास्तव में कोई कैश इनफ्लो हुआ है 198 करोड़ रुपीस का? नहीं। तो यदि कैश इनफ्लो हुआ ही नहीं है और डिविडेंड में तो कैश आउटफ्लो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो कहीं बताओ लिक्विडिटी खतरे में नहीं है क्या? बिल्कुल है। वास्तव में आपको प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट बुक्स में है, वो रियलाइज नहीं हुआ है, वो नॉशनल गेन है। वो असेट को रिवैल्यू करने के कारण असेट या लाइबिलिटी को आपने फेयर वैल्यू पे मेजर किया, उसकी वजह से प्रॉफिट क्रिएट हुआ है। वो आपको कैश में रियलाइज नहीं हुआ और डिविडेंड दे दोगे कहीं कल को उससे, तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, लिक्विडिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये इससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। सर बिल्कुल, हमें हमारे दिल की गहराई को ये बात छू गई, हमें अच्छी तरह से इसका लॉजिक समझ में आ गया। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, आपको लॉजिक समझ में आ चुका है। अब देखिए नोट नंबर 3 पर चर्चा करते हैं डियर। नोट 3 में क्या लिखा हुआ है? नोट 3 में लिखा हुआ है कैपिटल प्रॉफिट से भी हम डिविडेंड नहीं दे सकते। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ाया था ना आपको, इट इज टू बी नोटेड दैट फ्री रिजर्व का ही यूज डिविडेंड डिक्लेरेशन में कर सकते हैं और किसी रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। वही बातें, इसी का एक्सप्लेनेशन जा रहा है ये। कैपिटल प्रॉफिट, सर क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट? बेटा आपने कोई एसेट बेची, उससे आपको प्रॉफिट हो गया। मान लो आपकी कोई लैंड थी, आपने खरीदी थी 50 करोड़ रुपीस में, ठीक है, सेल की 200 करोड़ में, तो आपको 150 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। क्या वो कैपिटल प्रॉफिट है या नहीं है? यस, वो कैपिटल प्रॉफिट है। असेट, आप फिक्स्ड असेट सेल करते हो, उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो क्या वो कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। सर वो तो रियलाइज भी हो गया। नहीं, रियलाइज हो गया तो क्या हुआ? रियलाइज है, वो कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज है, बट डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि लॉ बोलता है बिजनेस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होता है, व्यापार में आपने गुड्स की और सर्विसेज की सेल से क्या कमाया है, उससे जो प्रॉफिट होता है उसी से डिविडेंड दो। यानी कैपिटल प्रॉफिट से जो आप कैपिटल प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है उसका यूज भी आप डिविडेंड देने में नहीं कर सकते हो। यही बात नोट नंबर 3 में बोली गई है। कैपिटल प्रॉफिट इसमें लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न नहीं होते, ठीक है, ये अबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न होते हैं कि असेट जनरली सेल होती नहीं है, उसकी वजह से प्रॉफिट जो जनरेट होता है उससे भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। ये 3 नोट आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से ध्यान रखना है, इसको याद नहीं करना है, इसमें कोई केस स्टडी टाइप बना के पूछ सकता है। डायरेक्ट थ्योरी में ये क्वेश्चन आएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के क्या सोर्स हैं, और उसके बाद में 3 नोट। तो एक बार देखिए 123 में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सारे लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। सेकंड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स profits but after providing depreciation in accordance with schedule 2। C क्या है? both A and B and D out of money provided by central government or state government because of guarantee given by that government। उसके बाद में 3 नोट आए, उन 3 नोट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ जाओ कि करंट ईयर में आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, करंट ईयर में कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट से यदि आप डियर क्या देना चाहते हो, डिविडेंड देना चाहते हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर के कोई लॉस बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, या प्रीवियस ईयर में आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो पहले उसको सेट ऑफ करो, उसके बाद में जो प्रॉफिट निकलता है उसी से डिविडेंड दोगे। एंड सेकंड, यदि आपने कोई नॉशनल गेन है जो वास्तव में रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज्ड गेन है, जैसे असेट रीवैल्यू करने की वजह से रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है, असेट या लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे मेजर करने की वजह से जो
आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है उसका यूज आप डिविडेंड डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते हो। एंड देन कैपिटल प्रॉफिट्स भी आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्नड प्रॉफिट नहीं होता है, उसका यूज भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करने में नहीं कर सकते हैं। यानी नटशेल हम कह सकते हैं कि गुड्स की सेल और परचेज से जो बिजनेस में नॉर्मल कोर्स में हमें प्रॉफिट जनरेट होता है वही एक तरह से हमारा फ्री रिजर्व होता है, उसी से हम डिविडेंड दे सकते हैं। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं चैट लूंगा, लेकिन चैट में देखिए पबजी की तरह गोलियां नहीं चलनी चाहिए। अभी से देखो आपने गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, ठीक है, ठक 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 ठक। अच्छा, जिनको सारे लोग बताएंगे बात समझ में आई या नहीं आई, सबको कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो। और देखो अभी भी 28 चैट 29 चैट मुझे दिख रही हैं, ठीक है। हाँ भाई, हाँ चलिए, सारे लोग कह रहे हैं नो डाउट्स अंडरस्टूड, बट कुछ कमेंट्स हैं। मैं देखो अभी कितने कमेंट्स आ गए भाई, इतना चैटिंग आ रहा है, इतने मैसेज आ रहे हैं। इतने मैसेज तो बेटा इंगेजमेंट के बाद में धर्मपत्नी भी नहीं भेजती थी, ठीक है, जितने मैसेज आ रहे हैं। चलो अभी मैं देखता हूँ। सर रेवेन्यू प्रॉफिट ही चार्ज करते हैं, अपेक्षा करिए। यस, अरे भाई अंश खंडेलवाल बोल रहे हैं 0.3 बोथ एंड ए सेम ऐसे ही लिखना है। हाँ बेटा ऐसे ही लिख दो। सर थर्ड पॉइंट में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, नहीं बेटा थर्ड पॉइंट में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। गोपाल करे सर हिंदी में बुक्स कब से स्टार्ट करोगे प्लीज़। हिंदी का देखो बेटा एक बार करेंगे, आप हिंदी का थ्योरी का अलग से करेंगे एक बार, आप टेंशन फ्री रहो, जल्दी करेंगे। पूजा कह रही है नोशनल गेन क्या होता है। नोशनल बेटा वही जो आप अर्न नहीं करते हो, इमेजनरी एक तरह से, जैसे असेट रीवैल्यू कर ली तो वास्तव में अर्न थोड़ी किया, हमारे पास कैश में थोड़ी आया पैसा, वो नोशनल है, ठीक है। अब कह रहे हैं नोट 2 बता दो प्लीज। नोट 2 में बेटा बताया ना आपको कि जो, अच्छा ये वैक्यूम थोड़ा हिल गया है। नोट 2 में बताया ना आपको कि जो आपने जैसे ये रीवैल्यूएशन रिजर्व आपने क्रिएट किया, ठीक है, उससे उसका यूज आप डिविडेंड डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते, बस वही तो है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अभी फेस टू फेस क्लास होती है ना तो 10-12 क्लास तक तो बच्चों की आवाज़ ही नहीं निकलती, उनको लगता है पता नहीं सर नाराज हो जाएंगे, नए नए बच्चे हैं इधर उधर देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, वर्चुअल क्लास में बेटा आपको मैं सॉरी कहना चाहूँगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। इतने देखो इतने डाउट्स में नहीं ले पाऊंगा, बहुत डाउट्स आ गए हैं, बहुत चैट्स हैं। विवेक कह रहे हैं सर देर इज सम कॉन्सेप्ट विच आर इमेजनरी, दैट्स द यू व्हाट्स द यूज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। इमेजनरी कहाँ है बेटा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप सीए बन के कंपनी में काम करोगे तो ये सारी चीजें होंगी, आप उनको बोलोगे भैया इसमें से प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ है कैपिटल प्रॉफिट, इसमें से मत दो डिविडेंड, आप ही एडवाइस दोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। वरुण कह रहे हैं, वरुण क्या कह रहे हैं, वरुण कह रहे हैं मेरा डाउट ले लो। अच्छा मैं आपका डाउट लेता हूँ वरुण का, सर प्लीज़ बताइए ना वरुण का डाउट कहाँ गया, कौन सा डाउट लिखा था। सर इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से ही प्रॉफिट देने होते हैं या पिछले से, पिछले नहीं कोई से भी दे सकते हो, ऐसा नहीं इमीडिएट, कोई सा भी, पुराना चाहे कोई सा भी हो। हाँ लॉस, कैपिटल लॉस बेटा राइट ऑफ होते हैं, गेन कंसिडर नहीं होते, साक्षी बोल रही हैं। सर बट गवर्नमेंट प्रोविजन सिचुएशन कांट बी फाउंड, क्या बोल रहे हैं विवेक। गवर्नमेंट वाला आएगा अभी आगे, एक बार रुक जाओ। ऋषभ बोल रहे हैं मेरा डाउट सोल्व करो। ऋषभ ने क्या लिखा था भाई, अब देखो ऐसा मत बोलना सर मेरा बता दो, क्योंकि सर प्रीवियस ईयर डिविडेंड इज गिवन इन प्रीवियस ईयर, देन इन करंट ईयर अगेन गिव डिविडेंड। नहीं, प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया था, करंट ईयर में लॉस हुआ है तो उसी प्रीवियस ईयर का जो बचा हुआ प्रॉफिट है उससे वापस दे सकते हैं करंट ईयर में प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा गौरव कह रहे हैं मेरा, अब सारे लोग कह रहे हैं मेरा डाउट लो। अच्छा आपसे माफी मांगना चाहेंगे बेटा, फिर देखो अभी शाम को 5 बजे तक ऐसे मैं डाउट पढ़ता रहा तो डाउट ही लेता रहूंगा, ठीक है। आपसे माफी मांगना चाहेंगे बस। अब देखो मुझे आगे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, अब आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। हाँ जी डियर, अब आगे चलते हैं, आप नाराज मत होना मुझसे, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिकली समझे बेटा, इस तरह से डाउट लेना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आइए,
और नीड फॉर, आगे चलते हैं, नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, सर एक बार पेज नंबर बता दो ना, 8.8 पे, पेज नंबर 8.8 पे, नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट नए मॉड्यूल में ऐड हुआ है, नए मॉड्यूल में बहुत सारी ऐसे चीजें डाल दी, थोड़ा होच पोच कर दिया, लेकिन ठीक है अपन इसको भी करेंगे। ठीक है, नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। मेरा मानना है ये टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट इस टॉपिक में है क्या वो थोड़ा क्लैरिटी और आ जाए, आईसीआई ने उसके हिसाब से यहां पे बताया हुआ है। ठीक है, देखिए डेप्रीशिएशन के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएशन एक नोशनल मतलब रियल, एक्चुअल में आप किसी को नहीं देते हो डेप्रीशिएशन का पैसा। ठीक है, एस्टिमेट होता है क्योंकि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि टाइम टू टाइम वियर एंड टीयर होता है, इफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ, ऑब्वियस सी बात है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई कम पैसों में, हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट ज्यादा थी तो उसको करना पड़ेगा डेप्रीशिएट कि भैया अब नई टेक्नोलॉजी इतने में मिल रही है तो तुम्हारी वैल्यू इतनी नहीं रही। अब देखिए यदि आप डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बैलेंस शीट में आपकी दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है और डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करने से हमने देखा था अभी प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। अब आगे जो इसमें देखो नीचे ये लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे मैं आपको बता दूं, नीचे लिखा हुआ है इसमें हेडिंग क्या, नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कि डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने की नीड क्यों है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। बेटा डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने की नीड क्यों है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, वो इसलिए है, जरा चर्चा करते हैं। देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, यहां पर हमारा जो रेवेन्यू साइड है वो है मान लीजिए 200 करोड़ रुपीस, 200 करोड़ रुपीस है। ठीक है, यहां पर एक्सपेंस है हमारा 180 करोड़ रुपीस का, प्रॉफिट है 20 करोड़ का, हमने डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया। डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना है, मान लीजिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी 20 करोड़ रुपीस है। यदि डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया होता हमने तो प्रॉफिट होता हमारा नील, हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया नहीं जिसकी वजह से प्रॉफिट 20 करोड़ है और उससे हम डिविडेंड दे रहे हैं, जबकि सही मायनों में प्रॉफिट नील है, प्रॉफिट है ही नहीं, फिर भी आप डिविडेंड दे रहे हो। इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है फिर भी डिविडेंड दे रहे हो। तो आप एक बात बताओ, प्रॉफिट नहीं है, जीरो है, फिर भी पैसा जा रहा है तो वो कैपिटल में से जाता है। फिर पैसा, प्रॉफिट नहीं है फिर भी पैसा जाता है तो कैपिटल में से ही जाता है। कल को लॉस हो तो आपने 11th-12th में किया होगा कि कैपिटल ही माइनस होती है, कैपिटल ही कम होती है। और बताओ क्या कोई भी कंपनी कैपिटल से डिविडेंड दे सकती है क्या? क्या सोर्सेज में कैपिटल था? कभी नहीं था। तो इसलिए इसमें ये जो नीड है वो नीड इसीलिए है, नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कल को प्रॉफिट में आपने डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया तो फिर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है ही नहीं वास्तव में। फिर आप डिविडेंड दे रहे हो, आप सोच रहे हो प्रॉफिट में से जा रहा है जबकि वो प्रॉफिट है नहीं, तो फिर भी पैसा जा रहा है तो वो कैपिटल कम हो रही है रियल सेंस में, और कैपिटल में से कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लाइन टू लाइन में आपको हिंदी ट्रांसलेट नहीं करूंगा, फिर वो हिंदी ट्रांसलेट करना हो जाता है, ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक है, एक काम करो अभी आप लोग पढ़ो, नीड फॉर से लेके कहां तक पढ़ना है सर हमें? सर ये पढ़ना है आपको 8.9 पे, ये जो एग्जाम्पल खत्म हो रहा है ये देखो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यहां तक एक बार पढ़ लो, आ जाएगा समझ में आपको। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ध्यान रखो बस ये टॉपिक। सारे लोग फटाफट पढ़ेंगे और पढ़ के मुझे बताएंगे बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, डाउट नहीं लूंगा भाई अभी मैं। मोनिका कह रही है सर लास्ट ईयर की बुक्स ले ली सीनियर से। नहीं बेटा, लास्ट ईयर की बुक्स नहीं लेनी आपको, अभी लास्ट ईयर की बुक्स और इस बुक में बहुत चेंजेज हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, तो नई बुक की लेनी है। नंदनी कह रही है व्हाट इज फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व बेटा बताएंगे, डेफिनेशन आ रही है आगे, है ना। सर गवर्नमेंट गारंटी क्यों देगी कंपनी के लिए? बेटा गवर्नमेंट गारंटी देती है ताकि जो है वो क्या हो जाए, मतलब इकोनॉमी अपनी सुधर जाए। लोग बोले
कि भाई अच्छा गवर्नमेंट ने गारंटी दी है डिविडेंड मिलेगा ही, तो लोग कंपनियों में पैसा लगाएं, शेयर मार्केट में पैसा है, एम्प्लॉयमेंट हो देश में, इसलिए। ठीक है, वरुण कह रहे हैं सर मस्त पढ़ाते हो आप। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सारे बच्चों को देखो डाउट लेने लग गया तो एकदम से डाउट आने शुरू हो गए। ठीक है, there is also the reason for prohibition on issue of shares at discount which you studied in topic share capital and debenture। अरे शेयर, तुम पुराने बच्चे हो क्या? शेयर कैपिटल डिवेंचर आगे आएगा अभी एक बार। कौन कौन से चैप्टर की हार्ड कॉपी कराएं? अभी चैप्टर 2 करा लो, चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 8 कंपनीज एक्ट का ये करवा लो आप। ठीक है, अभी डाउट नहीं ले रहा हूं भाई, अभी एकदम से हमला कर देते हो आप मेरे ऊपर एकदम से। जैसे ही मैं जो है वो चैट पे खोलता हूं, आपको लगता है चैट आ रही है तो धड़ाम 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 सब हमला करते हो मेरे ऊपर। ठीक है, अच्छा अब एक बार एक काम करो, सारे लोग बताओ आज के ये जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़कर आपको कैसा लगा, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, लॉ पढ़कर आपको मजा आया कि नहीं आया? चलिए, श्रेयांश कह रहे हैं बढ़िया, अक्षत मस्त, ऋषभ कह रहे हैं मस्त, बहुत अच्छा, यस सर आ गया, सर आ गया अच्छे से, थैंक यू वेरी मच, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो ठीक है, हाँ जी, इसी तरह से बेटा आपको बोर नहीं होने देंगे। सर हिंदी मीडियम की कॉपी करवा लें क्या? गोपाल बेटा हिंदी मीडियम में जो है वो बुक्स का नया एडिशन आया नहीं है, अभी थोड़ा वेट करते हैं नया एडिशन आ जाए। शिवम बोल रहे हैं प्रोफेशनल फीलिंग आ गई। अच्छा क्या बात है, चलो अच्छा पूजा का लास्ट डाउट ले रहा हूं बस, कैपिटल गेन्स आर ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इन सेम एज कैपिटल, सो व्हाई इज कैपिटल लॉस रिटर्न ऑफ बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? देखो बेटा आपने वो प्रूडेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंट एक चीज होती है अपनी। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर मिसलीड नहीं हो, जितना लॉस हो भैया वो सब दिखा दो। ठीक है, इनकम होने की कोई संभावना उसको मत हटाओ। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये करते हैं कि भाई लॉस आप ले लो, प्रॉफिट आप छोड़ दो, कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात सबको? अच्छा अब देखो कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि 11:53 हो चुके हैं, 11:53 हो चुके हैं, तो अगला कॉन्सेप्ट मैं नहीं ले रहा। ठीक है, वैसे जनरल टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पढ़ने के। अभी स्क्रीन शेयर मैं करना एक बार बंद कर देता हूं, स्टॉप शेयर। ठीक है, अच्छा टिप्स देखिए बेटा ऐसा है कि इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब टाइम के साथ साथ बेटा, निशिता जैन कह रही है फ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ। हाँ अच्छा कंजर्वेटिव वाली, हाँ हाँ कंजर्वेटिव वाली, अक्षत जैन सही कह रहे हैं। चलो अब देखो सारे लोग एक तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हार्ड कॉपी एक तो होनी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं है तो मैं आपको बता दूं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, देखिए वर्चुअल क्लास हो रही है, कैमरे सबके ऑफ हैं। अभी मुझे पता नहीं कौन बच्चा रजाई में बैठ के पढ़ रहा है, कौन लेट के पढ़ रहा है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जब भी आप पढ़ें टेबल और चेयर का यूज करें। मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे आप 8 घंटे पढ़ लो रजाई में बैठ के सो के, और 4 घंटे आप टेबल चेयर पे पढ़ लो, आउटपुट हमेशा टेबल चेयर से ही ज्यादा आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग तकरीबन 7,000 सीए स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक। बहुत सारे बच्चे सीए भी बन गए हैं मेरे पढ़ाए हुए, काफी अच्छे जॉब भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टेबल चेयर का यूज करें, और कम से कम क्लास लेते टाइम तो टेबल चेयर का ही यूज करना है। ठीक है, और बिल्कुल आप देखिए क्लास होने से पहले बिल्कुल जो भी आपको फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, बिल्कुल नहा के बिल्कुल साफ सफाई से टेबल चेयर का यूज करते हुए क्लास लें। इससे एक इतना अच्छा पॉजिटिविटी आता है आप में, और पढ़ने का मन होता है उससे। ठीक है, वो चीजें साइड बाय साइड बहुत इफेक्ट करती है हमारी स्टडी को। तो ये सारे सब लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरा देखो वाईफाई का कनेक्शन आप लगा लें अपने घर पे, क्योंकि इंटर में क्लासें लंबी चलेंगी, तो वो जो 2 GB वाला और वो जो डेटा है उससे होना नहीं है। एक बार वाईफाई का कनेक्शन लगवा लें, हाई स्पीड इंटरनेट रखें,
ठीक है, हार्ड कॉपीज आप निकलवाएं। ये जो मैंने आपको टेबल चेयर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है, क्लास में कभी लेट आना नहीं है, ठीक है, ये सब नहा धो के बिल्कुल टेबल चेयर पे आप पढ़ें। इससे आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। आप एक वीक आप करके देखिए, इतना अच्छा फील होगा आपको, आप बोलोगे यार काश हम ये चीजें जिंदगी में पहले कर लेते तो शायद लाइफ बहुत अच्छी लगने लग जाती हमें। आप करके देखिएगा, आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको भी पता है ये सारी चीजें करनी चाहिए बट इंप्लीमेंट नहीं होती, बट अब आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है। सीए बनना है तो ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। चलिए, मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तनिका बोल रहे हैं एक चीज बता दो कि नोट्स बनाने है क्या? नहीं बेटा, नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि एक्चुअली में नोट्स कहां तक बनाओगे, इतने बड़े मॉड्यूल्स हैं आपके, ठीक है। तो मॉड्यूल में ही देखो, आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं, वही पढ़ने हैं आपको, क्योंकि वही रिजल्ट दिलाएगा। शॉर्ट नोट्स में आईसीआई को पता है बच्चा कहां शॉर्ट नोट्स बनाता है, वो खोद के क्वेश्चन पूछता है और फिर वहां पे वो क्वेश्चन होगा नहीं आपसे, ठीक है। जहां पे कोई टेक्निकल चीज होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए गाइस, 11:57 हो चुके हैं, अगली क्लास भी आपकी होगी 12 बजे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। आप सभी लोगों को ओके, थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। पेन ड्राइव वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी क्लास हमारी देखें, तो उनको भी बाय बाय, थैंक यू, ओके।